इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जस्ट बाजू में है ईरान, जिसका पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था, लेकिन आज इसका मॉडर्न नेम ईरान है और इसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी फारसी है। एरिया के लिहाज से ईरान 18वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके करंट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी है। ईरान में प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर सुप्रीम लीडर का होता है। ईरान के ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करें तो इसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ साथ आज ईरान 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की भी एक्सेस है, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ईरान के सदर्न साइड पे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं। पूरी दुनिया का 20% ऑयल एंड गैस का सप्लाई इसी पॉइंट से होकर जाता है। ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है और बहुत कम ही तादाद में यहाँ सुन्नी, सूफी, बहाइस और यरनाइस लोग रहते हैं। 1979 से लेकर ईरान आज तक इन्हीं बॉर्डर के साथ दुनिया के नक्शे पे मौजूद है। 1979 को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसी साल मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज का खिताब मिला था। ईरान आज से ही नहीं बल्कि कई सदियों से बड़े बड़े एम्पायर्स ने इस पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। चाहे वो रोमन्स हो, अरब हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रशियन हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, सबको हार कर भागना पड़ा। सब कंट्रीज ये जानते हैं ईरान पे डायरेक्ट अटैक करना बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है। ईरान को अनकंट्रोलेबल बनाने में बहुत सी और रीजंस के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी का भी बहुत अहम रोल है। ईरान के लिविंग पैटर्न को देखा जाए तो इतने बड़े हिस्से में सिर्फ इन्हीं जगह पे लोग आबाद हैं और मिडिल ऑफ पार्ट ईरान का बिल्कुल खाली है। ऐसा क्यों है ये आज तक कोई नहीं जान सका कि मिडिल का पार्ट खाली है और किनारों पर लोग आबाद हैं। सबसे पहले हम ईरान के ज्योग्राफी को अच्छे से समझते हैं कि क्यों इसे आज तक किसी एम्पायर ने कॉन्कर नहीं किया। ईरान के सदर्न और वेस्टर्न रीजन में जारगोस माउंटेन रेंज है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर और ऊपर तुर्की तक फैली ये पहाड़ ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। ये सारा एरिया बहुत ही पथरीला है, इसे ग्राउंड लेवल पर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से इधर के जितने भी एम्पायर्स थे, जैसे कि रोमन, अरब, तुर्क, ये सारे एम्पायर्स इसी पहाड़ से घबराते थे, जिसकी वजह से ईरान इधर से तो बिल्कुल सेफ था। इस पहाड़ की मजबूती का झलक एक बार देखने को मिला था जब इराक ने 1980 में ईरान पे हमला करने का सोचा था। इराक का फुल प्लान था कि वो यहाँ ईरान के खुजिस्तान इलाके पे कब्जा कर ले और फिर यहाँ से होकर ईरान के बाकी शहरों पे कब्जा किया जाए, क्योंकि इस वक्त सारे अरब मुल्क डरे हुए थे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के असरात यहाँ तक न आए, वरना हमें भी अपने गद्दी का खतरा हो सकता है। लेकिन इराकी आर्मी सिर्फ 2 सालों में ही बस यहीं तक इंटर हो पाई थी। इराकी सोल्जर्स ने बड़ी कोशिश की कि वो जारगोस पहाड़ को क्रॉस करके ईरान में दाखिल हो जाएं, लेकिन वो हर तरह से नाकामयाब रहे और फिर इवेंचुअली इराकी सोल्जर्स को वापस लौटना पड़ा। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न साइड पे अल्बोर्ज माउंटेन मौजूद है, जो इसे नॉर्दर्न साइड से फुल्ली प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई कैस्पियन सी के जरिए से ईरान में घुसना चाहे तो उसे अल्बोर्ज माउंटेन्स को पार करना होगा। ये पहाड़ ईरान को नेचुरल प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि बहुत सारे रिसोर्सेज भी देता है। ये दोनों माउंटेन रेंज सिल्वर, यूरेनियम, गोल्ड और जिंक से भरे पटे हैं। इसी पहाड़ के बदौलत ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा जिंक रिसोर्स मौजूद है। जिंक का इस्तेमाल पेंट बनाने, रबर बनाने, प्लास्टिक बनाने, साबुन बनाने और इंक बनाने के साथ साथ बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसी पहाड़ की वजह से ईरान का नाम जिंक स्पोर्ट में 5th नंबर पे आता है। इसी तरह 20वीं सेंचुरी में ईरान की ज्योग्राफी को 4 चांद लगे जब यहाँ पर्शियन गल्फ के करीब ऑयल एंड गैस डिस्कवर हुआ। आज के दौर में पूरी दुनिया का 10% ऑयल और 15% नेचुरल गैस ईरान अकेले होल्ड करता है। ईरान को एक और चीज प्रोटेक्शन देती है, वो 2500 किलोमीटर की ये लंबी कोस्ट लाइन है जो 2 समुद्रों के बीच डिवाइडेड है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो दुनिया के सबसे अहम चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे लोकेटेड है और आज के दौर में यही पोर्ट ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी है। अगर ईरान अपने नेवी के जरिए सिर्फ एक दिन के लिए इस पॉइंट को ब्लॉक कर दे तो दुनिया की सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का 15% एनर्जी सप्लाई इसी चौक पॉइंट से होकर एशिया और यूरोप में जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई ये दोनों कोस्ट लाइन और इधर से ये पहाड़ क्रॉस करके ईरान में दाखिल हो जाता है तो आगे उसे दूसरा सबसे बड़ा बैरियर ये दस्ते लूत और काविर रेगिस्तान का सामना करना पड़ेगा। लूत डेजर्ट दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि 2005 में यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। ये इतनी शदीद गर्मी
थी कि अगर कोई इसमें दाखिल हो जाए तो विद इन ए मिनट्स उसकी स्किन जल जाएंगी और वो मर भी सकता है। इस टफ और एबनॉर्मल ज्योग्राफी की वजह से ईरान पे कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अगर हम ईरान के डेमोग्राफी को देखें तो 1979 की सियार रिवॉल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस खित्ते में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस भी था। इवन उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई करता था। लेकिन फिर इमाम खुमनई के आने के बाद यहाँ के सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इजराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था। लेकिन इमाम खुमनई के आते ही एज अ मुस्लिम कंट्री फलस्तीन को सपोर्ट किया जाने लगा। खुमनई ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल ईरान का नंबर 1 दुश्मन है और जितने भी रिश्ते थे सब तोड़ दिए गए। 1979 से लेकर आज तक ईरान और इजराइल के बीच एक गेहूं का दाना भी नहीं एक्सपोर्ट होता है। इवन ईरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को फलस्तीनी एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। ईरान के इस मूव के साथ ये बात तो तय थी कि अब अमेरिका से भी सारे रिश्ते टूटने वाले थे। लेकिन ताल्लुकात की ये खराबी सिर्फ इजराइल और अमेरिका तक ही नहीं महदूद रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारे अरब स्टेट्स अलर्ट हो गए कि ईरान के असरात यहाँ तक न पहुँचे। 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने में हेल्प किया था। यहाँ पर ईरान को भी ये बात समझ में आ गया था कि अगर उसे इस रीजन में सरवाइव करना है तो उसे अपने आइडियोलॉजी को अदर कंट्रीज में भी पहुंचाना होगा। इस रीजन में मौजूद जितने भी इजराइल के पड़ोसी ममालिक हैं जैसे कि जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, इराक और सीरिया, इन सारे ममालिक में आज इनडायरेक्टली ईरान की आइडियोलॉजी पाई जाती है। फलस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फातुमेल ब्रिगेड, इराक में बदर ऑर्गेनाइजेशन और यमन में हौतीस। इस सारे नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान इजराइल के साथ साथ इन सारे अरब ममालिक पे भी नजर रखता है। ये तो सिर्फ वो मिलिटेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन थे जो ईरान ने दुनिया के सामने रिवील किया है। ईरान अब बेहतर जाने कि और कितने उसके अड्डे कहाँ कहाँ हैं। ईरान जब चाहे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बदले उस देश में कुछ भी करवा सकता है। इनकी फंडिंग अकेले ईरान करता है। हथियार के साथ साथ पैसा और बहुत सारी चीजें सब इन्हें ईरान फराहम करता है। इसलिए जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी की थी तो इधर से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने बैकफायर किया और यहाँ रेड सी में यमन हौतीस ने तमाम अमेरिकी और इजरायली शिप्स को बंदी बनाना शुरू किया। यही अगर यमन की गवर्नमेंट ने काम किया होता तो उसे जवाब देना पड़ता। लेकिन सब जानते हैं कि हौतीस को पालने वाला ईरान ही है, उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। ईरान की इस प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया है। जनवरी 2024 में जब हौतियों की तरफ से रेड सी में मौजूद सारे इजरायली और अमेरिकी शिप्स पे ड्रोन से हमला किया जा रहा था, तब फ्रांस ने यमन के शहर 136 ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन का एस्टर 15 को इस्तेमाल किया, जबकि यमन ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 था। यमनी हौतीस को ये सारे ड्रोन फराहम करने वाला ईरान ही है और ये ड्रोन इतने काबिल और पावरफुल हैं कि रशिया ने ईरान से लेकर यूक्रेन के जंग में इस्तेमाल किया था। आज के टाइम में ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर रशिया और सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। इस पूरे रीजन में अकेले इजराइल न्यूक्लियर वेपन होल्ड करता है। शायद इसीलिए अब तक ये इस रीजन में सरवाइव कर रहा है। लेकिन अब बहुत जल्दी इनकी ये घमंड टूटने वाली है क्योंकि ईरान साइलेंटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू का यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 5 घंटे का स्पीच है जिसमें इसने एक एक पॉइंट कवर किया है कि ईरान कैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बना रहा है। ईरान का न्यूक्लियर बनाने का एक ही मकसद है कि इजराइल के खौफ को इस रीजन से खत्म किया जा सके। ईरान आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी उसके साइंटिस्ट को मार दिया जाता है तो कभी प्लांट पे एयर स्ट्राइक की जाती है। लेकिन इस बार ईरान ने सारी प्लानिंग कर ली है और ऑलमोस्ट 60% यूरेनियम जमा कर लिया है। न्यूक्लियर बनाने के लिए 90% यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर जिस दिन ईरान सक्सेसफुली न्यूक्लियर बना के दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर देता है, उसी दिन ये ईरान और इजराइल की लड़ाई टक्कर की हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। एक बार फिर से बताता चलूं कि इस पूरे रीजन में अकेले इजराइल के पास न्यूक्लियर है, न इजिप्ट के पास है, न जॉर्डन के पास है, न सऊदी अरेबिया के पास है, न ईरान के पास है, न इराक के पास है, न सीरिया के पास है, न लेबनान के पास है और न ही तुर्की के पास है। अगर ईरान न्यूक्लियर में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के बाद ईरान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री बनेगा जो इस रीजन में न्यूक्लियर होल्ड करेगा। ये दुनिया की वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जिन पे अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं। रशिया, ईरान,
नॉर्थ कोरिया, सीरिया एंड वेनेजुला। सैंक्शंस उसे कहा जाता है कि अगर कोई अमेरिका का बात नहीं मानता है तो उस देश के साथ अमेरिका न कोई एक्सपोर्ट करेगा, उनके करेंसी को ब्लॉक कर देगा और उस देश के लीडर को अपने देश में बैन कर देगा। इसे सिंपल वर्ड्स में सैंक्शंस कहा जाता है। अमेरिका ने ईरान की करेंसी को इतना गिरा दिया है कि आज एक इंडियन रुपीस ईरान में 993 रुपया होंगे। इतने सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान अमेरिका की एक भी नहीं सुनता। अब शायद आपका सवाल हो सकता है कि ईरान और इजराइल का जंग तो समझ में आता है, लेकिन बीच में ये अमेरिका क्यों आ जाता है? आखिर क्यों वो इजराइल को इतना सपोर्ट करता है? इसके पीछे की कई वजह है, लेकिन आज मैं आपको चंद अहम पॉइंट्स बताता हूँ। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ChatGPT का नाम तो जरूर सुना होगा। सुना ही नहीं बल्कि ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इन सब चीजों को इस्तेमाल भी करते होंगे। ये जितने भी पॉपुलर सोशल मीडिया और चैटबॉट्स है उनका CEO मार्क जुकरबर्ग है। मार्क की पैदाइश तो यहूदी फैमिली इजराइल में हुई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अमेरिका मूव हो जाते हैं और वहाँ का सिटीजनशिप भी हासिल कर लेते हैं। आज मार्क जुकरबर्ग का टोटल नेटवर्क 18,460 करोड़ $US है और मार्क का नाम दुनिया का सबसे अमीर लोगों में शुमार है। इनडायरेक्टली यही यहूदी लोग मिलकर आज अमेरिका के GDP को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अब अगर अमेरिका इन यहूदियों को साथ न देगा तो किसका देगा? 1991 से लेकर आज तक अमेरिका सुपर पावर है। एज ए सुपर पावर इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे पीस बनाए रखना। इसलिए जहाँ भी दो देशों के बीच जंग होता है वहाँ आपको अमेरिका कमजोर पार्टी को हेल्प करता नजर आएगा, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का जंग हो या इंडिया पाकिस्तान का। इजराइल को आज अमेरिका के साथ साथ पूरा NATO सपोर्ट करता है और यहाँ ईरान अकेले है। हाँ, ईरान को थोड़ा बहुत सपोर्ट रशिया से मिलता है, बाकी ईरान का साइड कोई नहीं लेता है। ईरान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसके प्रोटेक्शन के लिए ज्योग्राफी भी साथ देती है। ईरान पहले से तो मजबूत था ही, लेकिन आज भी इसके पावर में 1% की भी कमी नहीं आई है।